बताइए इस समय जो विश्व धरोहर स्थल है ये भारत में कितने हैं, या विश्व धरोहर स्थल की जो सूची होती है कितनी है? 40। उसमें से सांस्कृतिक कितने हैं? मैंने पूछा सांस्कृतिक, एक होता है सांस्कृतिक, एक मिश्रित होता है और एक प्राकृतिक होता है। सांस्कृतिक कितने? 40 साल के टोटल सांस्कृतिक सांस्कृतिक 7 है। बताएं एक सांस्कृतिक, दूसरा होता है प्राकृतिक, तीसरा होता है आपका मिश्रित। तो बताएं मिश्रित एक है, ठीक है, कौन है वो? एक कंचनजंगा। और प्राकृतिक कितने हैं? 7। प्राकृतिक 7। हाँ, सांस्कृतिक जो है ये ज्यादा है, ये 25 है। प्राकृतिक आपके 7 है और जो प्राकृतिक है वो मिश्रित है। तो टोटल आपके कितने ही समय 40 आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये इम्पोर्टेंट है। कौन करता है ये काम जो भी विश्व धरोहर स्थल होते हैं? यूनेस्को। इसका मुख्यालय क्या इसमें अमूर्त चीजें भी शामिल होती हैं? ये तो आपकी सारी मूर्त है जिनको आप देख सकते हैं, चाहे प्राकृतिक हो, मिश्रित हो या सांस्कृतिक हो। क्या उसमें अमूर्त चीजें भी शामिल होती हैं? क्या पता है कि वर्तमान में कितनी अमूर्त है जो यूनेस्को ने शामिल किया है इंडिया से? अमूर्त में कौन सी चीजें हैं? क्या आप एक दो का नाम बता सकते हैं? हाँ बताएं एक दो जो भी नाम याद हो। अच्छा एक याद है आपके कुंभ मेले को भी शामिल किया गया है, योग को शामिल किया गया है, कालबेलिया जो नृत्य है ये भी, यानी कि उसमें जो भी अमूर्त चीजें होती हैं जिससे आप फील करते हैं, देख नहीं सकते, वो भी शामिल होती है। एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो जरूर देख लीजिएगा कि कितनी अमूर्त है और उनका नाम भी एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो यूनेस्को है ये विश्व की जितनी भी धरोहर स्थल है, चाहे वो प्राकृतिक हो, सांस्कृतिक हो, मिश्रित हो या अमूर्त हो या मूर्त हो, उन सबका क्या करता है? संरक्षण करता है। क्यों करता है? जैसे संरक्षित करने का क्या जरूरत है, क्यों करता है? देखिए जो भी चीजें हैं वो विलुप्त ना हो जाए, आने वाली पीढ़ी भी उसे देख सके, उसे फील कर सके, उसे जाने, इसलिए क्या किया जाता है? उसको संरक्षण दिया जाता है। और जितनी भी वनस्पतियां हैं और जीव जंतु हैं जिन पर खतरा मंडराना या वो विलुप्त होने वाले हैं, उनको संरक्षण कौन देता है? IUCN। साइट्स का क्या काम है? साइट्स हाँ बिल्कुल, साइट्स का भी क्या काम है? जो भी वनस्पतियाँ जीव जंतु हैं जिनका अवैध तस्करी होता है उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है, निगरानी करता है, यानी कि ये भी करता है। दोनों क्या करते हैं? जितनी भी जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं इनकी प्रजातियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? 1973 में। वर्तमान में कितने आपके टाइगर रिजर्व हैं? 50। वर्तमान में आपके देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? अभी 53 हो गया है, 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो ये याद रखिए वर्तमान में आपके 53 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है?
इसका जो श्रीशैलम है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। जो टाइगर्स हैं इनको किसी भी पारितंत्र में कौन सा स्थान मिलता है? किसी भी पारितंत्र में टाइगर्स का कौन सा स्थान? ये क्या है? मांसाहारी है। लेकिन अगर प्रजातियों की बात करें तो ये कौन सी प्रजाति में आएंगे? अम्ब्रेला प्रजाति में, सांकेतिक प्रजाति में, कीस्टोन प्रजाति में या विस्तृत परास? ये कीस्टोन प्रजातियां, इनको कीस्टोन प्रजाति में रखा जाएगा। कीस्टोन प्रजाति का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं है, इनकी संख्या तो कम होती है। मतलब ऐसी प्रजातियां जो उस पारिस्थितिकी तंत्र का आधार हो, ऋण हो, या जिनके समाप्त होने से वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, वो क्या हो जाएंगे? कीस्टोन प्रजातियां। जैसे मैंने बात किया था एक दिन कि जो पत्तियां नुकीली होती हैं उनमें आग तेजी से पकड़ता है। कौन सा पदार्थ होता है? रेजिन होता है। तो अगर कहीं पर बहुत सारे लिप्टस के पेड़ हैं, आपको पता है उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, बहुत तेजी से जलती हैं, और उस लिप्टस के पेड़ों के बीच बीच में साल, सागौन या ऐसे पौधे हैं जिनकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी चौड़ी बड़ी होती हैं, जो तेजी से आग नहीं पकड़ती हैं या उनमें रेजिन कम पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा उस पारितंत्र का? यानी कि ऐसा कोई पारितंत्र जहाँ पे नुकीली पत्तियों के बहुत सारे पौधे हों, अलग अलग प्रजाति के हों, लेकिन उनकी पत्तियाँ नुकीली, जिसमें तेजी से आग पकड़ता है, लेकिन उन्हीं पेड़ों के बीच में कहीं कहीं पर चौड़े पत्ती वाला पौधा हो जाए तो वो उस पारितंत्र के लिए क्या हो जाएगा? कीस्टोन हो जाएगा। क्योंकि जब आग लगेगी तो क्या करेगा? वो नहीं जलेगा, तो आसपास की जो आग बढ़ने का जो रेशियो है उसको घटा देगा, अन्य प्रजातियों की वो सुरक्षा करेगा, या उनके स्टैब्लिशमेंट का क्या होगा? वो रिजल्ट करेगा। जैसे जो शेर है वो क्या करते हैं? अपने पारितंत्र के जो शाकाहारी जीव हैं उनको आहार बनाते हैं। अगर मान लीजिए शेर ना हो और शाकाहारी जीव जो है उनको ना खाया जाए तो क्या करेंगे? वहाँ की जितनी भी वनस्पतियाँ हैं उन सबको क्या करेंगे? वो खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और जब वनस्पतियाँ खत्म हो जाएंगी तो उन पर आश्रित कीट पतंगे और दूसरे जीव भी समाप्त हो जाएंगे, तो फिर वहाँ का क्या पारितंत्र समाप्त हो जाएगा। तो किसी शेर का पारितंत्र में कीस्टोन के रूप में माना जाता है कि इस पारितंत्र का वो कीस्टोन प्रजाति है। तो इसी वजह से टाइगर का संरक्षण भी किया जा रहा है, या मतलब जो ये है आपके बाघ, इनका संरक्षण किया जा रहा है। हाँ, आईएएस के लिए ये स्ट्राइप्स जो आता है, इसी टाइगर के संरक्षण के लिए आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, ये स्ट्राइप्स, हाँ बिल्कुल, टाइगर के संरक्षण के लिए ही है ये जो आप बता रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, ये आईएएस में क्वेश्चन आया, सही है। आपका क्या क्वेश्चन था? अम्ब्रेला स्पीसीज बता दीजिए। अच्छा, अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब कि जिनका परास सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा उस प्रजाति में संख्या रखती हो, उसे कहते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स क्या? जो ढके हुए हो, और ढकेगा कौन? जिसका परास, जिसका एरिया, जिसका संख्या ज़्यादा होगा वही उसको ढकेगा या कवर करेगा। तो ऐसी प्रजातियाँ जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जिनका परास या फिर जनसंख्या ज़्यादा है, वो ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, वो आपकी अम्ब्रेला प्रजातियाँ हो जाएंगी। एग्जाम्पल में जैसे कोई भी पारितंत्र ले लीजिए, जिस भी जीव की वहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी वो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा? आपका जो है अम्ब्रेला हो जाएगा। तो उसमें जो छोटी मछलियाँ हो जाएंगी, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? आपकी हो जाएंगी वो अम्ब्रेला प्रजाति। या आप एक होती हैं सांकेतिक प्रजातियाँ जो सबसे जल्दी प्रभावित हो जलवायु परिवर्तन पोल्यूशन। एक होती है फाउंडेशन प्रजातियाँ जिनके ऊपर वहाँ का पारितंत्र निर्भर होता है, जैसे कि कोरल। हाँ, ये सारे प्रजातियाँ। इसको थोड़ा कर दीजिए स्ट्राइप्स वाला। ठीक है, उसको भी बता देंगे। आगे है, पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर इसमें जो भी नोट करने लायक रहेगा वो सारी चीज़ें हम बता देंगे। वर्तमान में कितने टाइगर हैं इंडिया में? हाँ सही, बिल्कुल सही। इस समय 29
टाइगर टोटल आपके इंडिया में, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है टाइगर्स की वो इंडिया है, इंडिया के पास है। और ये जो जनसंख्या है इसका हमने टारगेट रखा था 2022 में कि हम टाइगर्स की संख्या 2022 तक दुगना कर देंगे, लेकिन उसको हमने पहले ही पूरा कर लिया, यानी कि हमने अपनी एम को पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो जो हम कह रहे हैं उसको बता दे रहे हैं हम कि भारत सरकार ने वर्ष 2010 में बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम स्ट्राइक, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इनिशिएटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम प्रारंभ किया। इस प्रणाली के जरिए वन्य कर्मचारियों को गश्त, वन क्षेत्र में अपराध से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण करना अत्यंत आसान हो गया। एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा जो भी वन अधिकारी हैं वो वनों में संरक्षण मतलब जो गश्त करते हैं वो गश्त करना आसान हो गया। वहाँ के जीव जंतुओं पर निगरानी रखना और जो भी उनको मतलब डाटा कलेक्ट करना होता है या देखना होता है, देखभाल करना होता है, वो सब करना उनके लिए आसान हो गया। और एक खास करके जिसके लिए आया था टाइगर का लिए लाया गया था, एक सॉफ्टवेयर है और ये कब आया है 2010 में लाया गया था। तो ये याद रखेंगे, ये टाइगर से संबंधित है। इसके बाद और कुछ खास नहीं है, ये मात्र जो वहाँ के कर्मचारी हैं जो टाइगर्स का संरक्षण करते हैं, निगरानी करते हैं, गश्त करते हैं जंगलों में, ये उन्हीं के लिए लाया गया था ताकि उनके लिए ये काम आसान हो जाए, क्योंकि यह काम आसान तो होता नहीं कि जंगल में गश्त करिए, निगरानी रखिए, उनका संरक्षण कीजिए। तो ये इसी के द्वारा उनको आसान करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये बाघों की जो संख्या है ये याद रखिए। इस समय जो जीव जंतुओं का गणना किया गया है वो किस आधार पर किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से गणना करना काफ़ी मुश्किल था, तो सैटेलाइटों के आधार पर या ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके किया गया है। तो एक होता है कि पद छाप या फुटप्रिंट के द्वारा गणना। फुटप्रिंट का क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, उनके पद चिन्हों की गणना करके, क्योंकि जैसे आपके फुटप्रिंट या जो आपके फिंगरप्रिंट होते हैं सबके क्या होते हैं अलग अलग, ऐसे उनके भी क्या होते हैं अलग अलग हैं, तो उससे वो गणना किया जाता है। हालांकि एकदम एग्जैक्ट 100% नहीं होता, लेकिन लगभग हम अनुमान लगा लेते हैं। बाघों का जो पहचानने का एक तरीके से कहेंगे कि कैसे आप बाघ को पहचान सकते हैं कि इसका उम्र कम है या ज़्यादा है, उनके बालों के पैटर्न के आधार पर आप देखेंगे उनके जो चेहरे का बालों का पैटर्न होता है वो अलग होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को उसके फेस कटिंग से पहचानते हैं कि हाँ ये कोई व्यक्ति है, अगर उसी के जैसे 2-4 लोग हो जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना। जब फेस कटिंग सेम हो जाती है तो जैसे कभी जुड़वा लोग हो जाते हैं तो अगर उनका थोड़ा हाव भाव ना पता हो तो दिक्कत होने लगती, तो नाम से तो हम जान जाते हैं, लेकिन बाघों को कैसे पहचाना जाता है? तो उनकी बालों के पैटर्न के आधार पर आपने देखा होगा उनके चेहरे में, उनके शरीर पे स्पॉट पाए जाते हैं। उसी स्पॉट के बढ़ने और घटने से पता चलता है कि एज ज़्यादा है या कम है। जैसे पौधों का या पेड़ों का हम एज कैसे जानते हैं? तो उसकी जो बलय होती है, बलयों को गिन करके हम जान जाते हैं कि पौधा जो है ये कितना पुराना है, इसका एज कितना है। ऐसे बाघों की जो एज होती है उनकी स्पॉट से पता चलता है, और उनका जो पैटर्न होता है बालों का उसी से ये पता चलता है कि हाँ ये बाघ जो है इसका मतलब ये अलग है और ये दूसरा अलग है। मतलब पहचान सकते हैं आप कि ये वो बाघ नहीं है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। बालों के पैटर्न से और उस स्पॉट से उनका एज पता चलता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने कि बाघों के जो है किससे पता चलता है उनका एज, तो उनके जो स्पॉट होते हैं फेस पर उसी से पता चलता है, और उनके हेयर पैटर्न से पता चलता है कि ये अलग बाघ है या उनको हम पहचानने का काम करते हैं। टाइगर दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992। डेट याद रखेंगे, 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। और जो एलिफेंट है, आप लोग एक दिन बात कर रहे थे ना कॉरिडोर का या गलियारा क्या है, मैंने बताया ही था आप लोगों को कि जब दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक पतला सा सकरा जो इलाका होता है या रास्ता होता है उसी को कॉरिडोर कहते हैं। तो जो हाथी है इनको भी संरक्षण देने के लिए, चूँकि ये जो हाथियाँ होती हैं काफ़ी बड़े आकार की होती हैं, इन्हें ज़्यादा जो है भोजन की ज़रूरत होती है, तो कुछ इलाके इनके लिए संरक्षित कर दिए जाते हैं कि वहाँ पर इंसान नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इंसान और इनका सामना होगा और पालतू हाथी नहीं है तो इंसानों को क्या करेगी? नुकसान पहुँचा सकती है। इसीलिए इनके लिए एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि उन क्षेत्रों में इंसान नहीं जाएंगे और उनको एक पर्याप्त
इलाका दे दिया जाता है कि जो हाथी हो भी उसे बाहर निकल करके लाए, क्योंकि जो जीव जंतु हैं वो भी इंसानों के संपर्क से मतलब बचते हैं, दूर भागते हैं। जैसे सांप, आग से ज़्यादा वो डरते हैं आपके सामने आने से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भोजन की तलाश की वजह से उन्हें भटकना पड़ता है। और इंसानों की स्थिति हर जगह है कि भोजन की तलाश में जब निकलते हैं तो कभी कभी वो आपके घरों में घुस जाते हैं या आपसे उनका सामना हो जाता है, और ऐसे में आप अपने बचाव के लिए उनको मार देते हैं और वो अपने बचाव के लिए आपके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि वो काटना नहीं चाहते लेकिन वो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो कोई भी जीव जंतु कभी जानबूझ के इंसानों से नहीं टकराना चाहता, बल्कि वो मजबूर होते हैं तभी आते, खास करके अगर उनको भोजन का या आवास की दिक्कतें होती हैं तभी वो आते हैं इंसानों के बीच में। ऐसे हाथियों के लिए भी बनाया गया है कॉरिडोर और क्षेत्र जो है निर्धारित किया गया कि इसी इलाके में वो रहे, इंसान भी वहाँ ना जाए। लेकिन कभी कभी जब उनका भोजन जो है अपर्याप्त हो जाता है, उनकी भोजन की पूर्ति नहीं हो पाती और अपनी भोजन की तलाश में वो भटक जाते हैं या उस इलाके को छोड़ के दूसरी तरफ जाने लगते हैं, तो ऐसे में इंसानों से उनका मुठभेड़ हो जाता है। तो कभी कभी आप न्यूज़ में देखते हैं कि बस्ती में तेंदुआ घुस आया या बस्ती में हाथी घुस आया या दूसरे, तो वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो भोजन की तलाश में चले आते हैं, जो कि उनको भोजन की आवास की जब कमी होगी तभी वो बाहर निकलेंगे, तो वो क्या चले आते हैं बस्तियों में। हालांकि सही तरीका तो ये है कि वो हमारे बस्तियों में नहीं आते, बल्कि हम ही उनके बस्तियों में घुस गए हैं, उनके लिए जगह ही नहीं छोड़े रहने और खाने को, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि शेर जो है वो हमारी बस्तियों में घुस आए हैं। तो इस तरह की जो टकराहट है इंसानों और हाथियों के बीच, इससे इंसानों को बचाने के लिए, इंसानों से हाथियों को बचाने के लिए जो ये कॉरिडोर है ये बनाए गए हैं, और बहुत सारे कॉरिडोर बनाए गए हैं। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी अभी भी जो है अभी उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी जंगल और सारी चीज़ें घटती जा रही हैं। तो ये जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है ये भी याद रखिएगा, 1992 में ये लाया गया था। और ये जो गलियारे हैं इसी से संबंधित है, ये समझने वाली चीज़ें हैं। एग्जाम में बस इतना ही पूछता है कि क्या है, अगर IAS में क्वेश्चन बनेगा तो क्या है, अन्यथा अगर वनडे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें इसका डेट पूछ लेता है, या वो कभी कभी पूछ लेता है कि हाथियों की संख्या किस राज्य में ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं। जो हाथियों की अवैध हत्याएँ होती थी, उनके दांत के लिए, उनकी दांत काफ़ी कीमती दिखती है, तो अवैध हत्याएँ उनकी की जाती थी, तो उसको रोकने के लिए माइक चलाया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपका माइक प्रोग्राम है ये इसी से संबंधित है, यानी कि मॉनिटरिंग और किलिंग, जो हाथियों का अवैध तरीके से हत्या की जाती है, इसको रोकने के लिए माइक प्रोग्राम लाया गया था, MIKE। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, माइक ये इन्हीं से संबंधित है। तो इस तरह की जो चीज़ें चलाई जाती है ये एग्जाम में बन जाता है कि जो माइक है परियोजना या जो भी लॉन्च किया गया है ये किसके संरक्षण के लिए किसके आया है, तो हाथियों के संरक्षण के लिए है। इसके अलावा हाथी मेरे साथी अभियान भी चलाया गया था, ये भी हाथियों के ही लिए है। और नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन। जो गंगा डॉल्फिन है इसके संरक्षण के लिए भी कार्य चल रहा है, क्योंकि डॉल्फिन की सिर्फ 4 ही प्रजातियाँ पूरे विश्व में पाई जाती हैं और हमारे इंडिया में गंगा डॉल्फिन है। इसके अलावा अन्य जो प्रजातियाँ हैं वो विश्व के अन्य देशों में पाई जाती हैं। तो गिनी चुनी सिर्फ 4 प्रजातियाँ हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और इनको आपने देखा भी होगा कि इनको सूची फर्स्ट में रखा गया, यानी कि खतरे के बहुत निकट हैं या अति संकटग्रस्त ये जीव में आते हैं डॉल्फिन। और इनके बारे में डॉल्फिन का स्थानीय नाम सुसु भी है। हाँ बिल्कुल, सुसु भी कहते हैं इसको। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये से जुड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि ये जो होती हैं कि अंती होती है, पराशरभ ध्वनियों का ये है, निकालती हैं, उसी से अपना भोजन तलाश करती हैं। और ये स्वच्छ पानी में रहती हैं, सूंघने की क्षमता इनकी ज़्यादा होती है पॉल्यूशन की वजह से। और साथ ही जो मछली मारने का जाल फेंका जाता है, इससे इनकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हाँ, गंगा नदी से हटाने का काम चल रहा है कि गंगा नदी चूँकि पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है और अगर ऐसे रहा तो थोड़ी बहुत बचे हुए समाप्त हो जाएंगे। तो उनके लिए अलग जो है क्षेत्र बनाया जा रहा है जहाँ पे उसको ले जा करके स्थापित किया जा सके। अभी ये हुआ नहीं है। नेक्स्ट है क्या चीज़? हाँ बिल्कुल, गंगा डॉल्फिन ना, इरावती हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गया, आपका गंगा नदी हो गया, ये आसपास की जो नदियाँ हैं यहाँ पाई जाती हैं गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है आपका कछुआ प्रोजेक्ट, ये 1999 में आया था। जो कछुए होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, और ख़ास करके आप देखेंगे कि जो उड़ीसा और आंध्रा का तट है यहाँ पर जो ओली ग्रिडले होते हैं, इन सब की सुरक्षा के लिए या इनको मद्देनजर ये प्रोग्राम लाया गया था कि जो कछुए हैं उनकी सुरक्षा किया जाए, उनको संरक्षण किया
किया जाए, और 1999 में आया था। रेडियो कछुए होते हैं, टीले फूल वाले होते हैं। मतलब थोड़ा तो येलो कलर की होती ही है, बाकी ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछता है कि सबसे छोटी प्रजाति कौन है कछुओं की, तो बोली ब्रिडले। या आंध्रा और उड़ीसा के तट पर जो प्रजनन के लिए आते हैं वो कछुओं की कौन सी प्रजातियाँ, ठीक है, तो बोली ब्रिडले। गिद्ध संरक्षण प्रोग्राम जो है या प्रोजेक्ट, ये 2006 में लाया गया था। 2006 में ये प्रोजेक्ट आया है या ये प्रोग्राम किया गया गिद्धों को संरक्षण के लिए 2006 में आया है। और ये क्यों विलुप्त हो रहे हैं, इस पे चर्चा हुआ ही था कि एक ड्रग है डाइक्लोफिनेक, ये पशुओं को दिया जाता है, ये दर्द निवारक एक ड्रग था, और जिसका सेवन जब पशु करते हैं तो उनके मांस में इसकी मात्रा घुल जाती है, और जिसकी वजह से जब इनके मरने के बाद गिद्ध इनको खाते थे तो उनकी कितनी फेल हो जाती थी और उनकी मृत्यु हो जाती थी। अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई। पहले आप देखते थे कहीं कोई पशु मर जाता था तो इसको इंसानों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गिद्ध लोग मतलब कहीं ना कहीं से वहाँ आ जाते थे और बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाते थे और कुछ ही घंटों में साफ कर देते थे। अभी क्या है, रोड के किनारे कभी आप देखते होंगे जिसों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, और उनको अगर नगर पालिका ऐसे जो हमारे बनाए गए विभाग है वो ना हटाए तो उनको हटाने वाला, उनको साफ करने वाले जो कर्मचारी हैं जो प्रकृति रूप से नियुक्त थे वो क्या है, अब खत्म हो जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, प्रकृति की सफाई करनी है। चींटियाँ हैं, गिद्ध है, और इसके अलावा चील है, कौवे हैं, ये सब क्या है, सफाई करनी है जो प्रकृति द्वारा नियुक्त थे। तो ये इनको संरक्षण देने के लिए 2006 में लाया गया था गिद्ध प्रोजेक्ट, और सबसे पहले जो इनके लिए बनाया गया, हाँ, हरियाणा के पिंजरा में बनाया गया था पहला गिद्ध संरक्षण संस्थान, कि गिद्धों को कैसे संरक्षण दिया जाए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कहीं। हाँ, ये आपका यूपी में भी बना है, ये भी सही है। जो दूसरा प्रजनन बना है केंद्र, ये बना है महाराजगंज, सही है। नेक्स्ट है आपका हंगुल परियोजना, ये 1970 में आया है, और जो हंगुल है ये कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर। कौन से अभ्यारण्य में या उद्यान में, दाचीग्राम में पाए जाते हैं हंगुल। ये इम्पोर्टेंट है, इनको कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, और ये कश्मीर का राजकीय पशु है। इसको संरक्षित करने के लिए 1970 में परियोजना ये चलाई गई थी। इसके अलावा मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम भी आया या परियोजना भी आया, ये 1974 में लाया गया था, जो कि आपके 1974 में शुरू किया गया है। और ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ये जो मगरमच्छ परियोजना है ये लाया गया 1974 में शुरू किया गया है, इनको संरक्षण करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये डेट ही इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे। इसके अलावा गैंडा परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, जो एक सिंग वाले गैंडे हैं उनको संरक्षित करने के लिए परियोजना लाया गया है, और ये 1987 में लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 1987 में आपका गैंडा परियोजना लाया गया, और उसमें से मेन रूप से एक सिंग वाले गैंडे को संरक्षित करने के लिए ही लाया गया परियोजना है। और इसके साथ ही लाल पांडा परियोजना भी आया है। लाल पांडा परियोजना 1996 में आया है, और ये जो लाल पांडा है ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, जो भी ठंडे क्षेत्र हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन जो राज्य हैं, पहाड़ी जो राज्य हैं हमारे, वहाँ पर ये लाल पांडा पाए जाते हैं। और इनको संरक्षित करने के लिए जो परियोजना लाई गई है वो कब आया है, 1996 में आया है। कस्तूरी मृग परियोजना भी 1970 के जो है टाइम में आया है, और ये जो कस्तूरी मृग है ये सब कहाँ पाए जाएंगे, ठंडे क्षेत्रों में, जैसे कि हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया। इनका संरक्षण ऊपर के क्षेत्र में किया जाता है क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती है। हिम तेंदुआ जो परियोजना है ये जनवरी 2009 में आया है। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में, जनवरी 2009 में आया है। और जैव विविधता संरक्षण जो अधिनियम है ये कब आया है, 2002 में आया है। मैंने कल बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैसे आपने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है कार्टाजेना
से संबंधित है। कल बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी और जो बचा हुआ था वो लगभग मैंने आपको आज बता दिया है महत्वपूर्ण चीज़ें। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, कल आपने देखा था अभ्यारण्य और उद्यान, और बायोस्फीयर रिजर्व बचे थे। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया में वर्तमान में? 18 हैं, बिल्कुल। जो आपका पन्ना है ये नवीनतम है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनको घोषित कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा ये किया जाता है। तो आपको बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनके बारे में आपको कुछ खास बातें अगर पता है तो बता सकते हैं, अन्यथा जान लें कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कोर, दूसरा होता है बफर और तीसरा होता है बाहरी इलाका या इसको संक्रमण इलाका कहते हैं। जो कोर इलाका होता है इसमें किसी का भी प्रवेश निषिद्ध होता है। इसमें सिर्फ जो अधिकारी होंगे, जो उसके लिए अपॉइंट होंगे लोग, जो उसके संरक्षण के लिए, निगरानी के लिए अपॉइंट होंगे, वही लोग जा सकते हैं। इसके अलावा कोई कोर इलाके में नहीं जाएगा। और कोर इलाके में महत्वपूर्ण जीव जंतु और प्रजातियां पाई जाती हैं। जो बफर होगा यानी कि कोर के बाद वाला जो इलाका होगा, जैसे कोई आपका बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये जो बीच का होगा ये क्या होगा? ये कोर होगा। ये सबसे कम इलाके वाला एरिया होता है। यहाँ पे जो प्रजातियां हैं, जो जीव जंतु हैं वो विभिन्न या कहिए कि बिल्कुल डिफरेंट पाई जाती है। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकता, सिर्फ जिनको नियुक्त किया गया है वो अधिकारी वो लोग हो जाएंगे। इसके बाद इनके चारों तरफ जो होता है वो क्या होता है? बफर। बफर का मतलब जानते हैं? बफर राज्य, बफर देश, मतलब जो 2 देशों के बीच कंट्री होता है वो बफर कंट्री नहीं। 2 देशों के बीच जो पड़े वो कंट्री क्या होगा? यानी कि 2 देशों की सीमा को अलग करे तो बीच की जो देश होगा वो बफर देश होगा। या 2 राज्य जैसे कि नेपाल क्या करता है? चाइना और भारत के बीच बफर कंट्री है। पाकिस्तान जो है वो ईरान और इनके बीच बफर कंट्री है। अगर आप बात करेंगे कि भारत जो चाइना है ये इनके बीच आपका भूटान जो है ये भी है, लेकिन वो छोटा है तो नेपाल को अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। या ये कहे कि जो यूपी है इसके और जो छत्तीसगढ़ है उसके बीच एमपी क्या करेगा? बफर स्टेट का काम करेगा। तो जो 2 देशों या 2 राज्यों के मध्य का जो होगा राज्य या देश क्या हो जाएगा? बफर का काम करेगा। और जो आपके बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व है चाणक्य, इनका जो राजा के लिए फार्मूले इन्होंने बनाए थे, राजा के लिए जो इन्होंने नियम बनाए थे उसमें इन्होंने एक नियम ये भी बनाया था कि जो राजा होता है उसे हमेशा एक बफर कंट्री रखना चाहिए। यानी कि जो आपके बगल का जो देश है अगर वो आपसे दुश्मनी रखता है तो उसके बाद वाला जो देश है उससे दोस्ती कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि जो पाकिस्तान है उनसे हमारा नहीं बनता तो उनके बाद ईरान, अफगानिस्तान उनसे दोस्ती बना के रखिए तो वो दबाव में रहेगा। हाँ, जैसे कि चाइना आपसे बहुत ज़्यादा क्या करता है? टकराव रखता है, तो रूस से हमने बहुत अच्छा मित्रता बना के रखा है। हाँ बिल्कुल। मंगोलिया बहुत छोटा देश है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, तो इस वजह से रूस क्या है? अपने आप में एक बड़ी कंट्री है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाइना बड़ा है, उस परिप्रेक्ष्य में हमने उससे भी बड़े व्यक्ति से दोस्ती कर रखी है। तो ये क्या है? ये चाणक्य की नीति है। चाणक्य की नीति में ये शामिल था कि हमेशा एक बफर कंट्री रखिए। अगर आपका पड़ोसी दुश्मन है तो उसके क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस टाइप की स्टेटमेंट आते हैं ना। तो ये जो है आपके अपने देश के जो महारथी है उनका ये नीति है, चाणक्य की जो नीतियाँ हैं उसका आज तक लोग पालन करते हैं। और सारे देश देखिए इस तरह का काम करते हैं कि हमेशा जो दुश्मन होता है उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास के देशों के साथ दोस्ती कर देंगे। जैसे चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए अमेरिका क्या करता है? जापान से, दक्षिण कोरिया से, इंडिया से अच्छा संबंध रखता है कि चाइना के ऊपर दबाव बनाया जा सके, या अन्य कंट्रीज के साथ उसके अच्छे संबंध होते हैं। तो ये सब नीतियाँ हैं ये। और सोचिए इस समय चाणक्य ने बहुत पहले ये नीतियाँ बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, तभी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। पहली बार भारत में इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना जो किया था वो मौर्य ने किया था। और उन्होंने जो प्रशासन करके दिखाया था वो मिसाल है। आज मतलब जो प्रशासन आपका चल रहा है
यानी कि इंडिया में पहली बार जनगणना वगैरह जो होता था वो सब मौर्य साम्राज्य में था। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार जनगणना की थी और हर फील्ड के लोगों से टैक्स लिया जाता था। सबका एक क्राइटेरिया निर्धारित था, हर तरह की सेना थी, हर तरह की गुप्तचर व्यवस्था थी। बहुत ही बढ़िया प्रशासन है। कभी मौर्य साम्राज्य को पढ़िएगा और अगर नहीं पढ़े हैं तो जो पीछे के क्लासेस हैं उसमें मौर्य साम्राज्य एक बार जाके देखिएगा। बहुत ही बढ़िया वहाँ पे मतलब जो है आपको देखने को मिलेगा और लगेगा कि वाकई में मौर्य साम्राज्य कोई साम्राज्य था। तो ये जो बफर कंट्री और राज्य होते हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ये जो क्या हो गया, ये बफर क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये कोर और जो ये संक्रमण क्षेत्र है उसके बीच क्या कर रहा है, बफर का काम कर रहा है, दोनों के मध्य है। यानी कि इनसे इनको क्या कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है ये बफर। तो ये जो कोर है इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता। जो बफर होता है इसमें अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए या ऐसी चीजें करने की अनुमति होती है जिससे कि वहाँ के पारितंत्र को नुकसान न पहुँचे, कोई दिक्कत ना हो। तो बफर में थोड़ा बहुत जो है शिक्षा के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, अनुसंधान के दृष्टिकोण से जो भी काम किए जा सकते हैं वो करने का परमिशन होता है। और इसके बाद जो ये संक्रमण इलाका होता है इसमें कृषि भी कर सकते हैं, उसके आसपास आप रह भी सकते हैं, थोड़े बहुत निर्माण कार्य भी कर सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो इस इलाके का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये इलाका बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। और इन इलाकों में जो जनजातियाँ होती हैं उनको रहने का परमिशन होता है। वो यहाँ की लकड़ी, यहाँ के फल फूल, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं। तो ये है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत बड़े क्षेत्र में घोषित किया जाता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। 18 है जिसमें जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी था। और ये कितने स्टेट में फैला हुआ है, 3 स्टेट में फैला हुआ है। हमने हॉट स्पॉट की बात की थी, विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं, 36 जो हॉट स्पॉट है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी जो तट है उसको घोषित किया गया है। हॉट स्पॉट अब आपके लगभग 76 हो गए हैं, 50 से 76 हॉट स्पॉट इम्पोर्टेंट याद रखो। हॉट स्पॉट होते हैं जो जलीय क्षेत्र, हाँ बिल्कुल, जलीय क्षेत्र के जो जैव विविधता जिन पर संकट हो वो आपके हॉट स्पॉट हैं। हाँ बेटे 76 हो गए हैं। तो कल और आज मिला करके बहुत सारा चीज़ आप लोगों ने देखा है। थोड़ा इसमें से कुछ क्वेश्चन का जवाब भी दीजिए, पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, राजस्थान में आपका है मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो उसके बारे में है कि कौन सा कथन सही है। पहला है यह 2 जिलों में विस्तृत है। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है और आईएएस के क्वेश्चन का सबसे स्मार्ट तरीका है कि तीनों ऑप्शन को सुने, जो गलत लगे उसको हटाएं, फिर ऑप्शन में मैच करें, अगर मोस्टली आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहला है यह 2 जिलों में विस्तृत है। तो चलिए इसका आंसर अगर नहीं पता तो दूसरा देख लीजिए, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। तीसरा है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। आपके पास ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 1 और 3 क्योंकि कह रहा है कि उद्यान के अंदर कोई मानव आवास नहीं है। चूँकि ये रेगिस्तान का है और रेगिस्तान में उद्यान का मतलब समझते हैं कि वो इलाका जो हरा भरा हो, जहाँ पे पानी हो, एक प्राकृतिक जलीय क्षेत्र हो, और जहाँ पे जलीय क्षेत्रों के आसपास में क्या होगा, पौधे होंगे और तभी वो उद्यान बनेगा। और जहाँ पे पानी होगा वहाँ पर क्या होगा, मनुष्य का जरूर जो है आवास होगा। इसलिए दूसरा गलत हो गया और दूसरे को अगर आपने जान लिया होता, एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। आईएएस का क्वेश्चन 2020 का ऑप्शन में है कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और सुंदरबन। अभी बात हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, उसको घुमा दिया। यहाँ पे क्या कह दिया, क्रांतिक बाघ आवास, यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिट्स जो सबसे बड़ा हो वो किसके अंतर्गत आएगा, वही है
नागरचू श्रीशैलम। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाकुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। पाकुई, हाँ पाकुई क्या होगा? मेघालय, हाँ बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश का है ये। पाकुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है आपका जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने बात की थी एम स्ट्रिप, यानी कि जो स्ट्राइप्स है या स्ट्रिप्स के हैं, ये क्या है? बाघों के संरक्षण से संबंधित है। आईएएस 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिनकालेट, जिसको हैली पार्क कहा जाता था, बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। कौन से हैं जो बाह्य स्थानीय संरक्षण में शामिल हैं? तो इसमें पहला है जीन बैंक, दूसरा है बॉटेनिकल गार्डन, तीसरा है नेशनल पार्क, चौथा है चिड़ियाघर। ऑप्शन में है आपके पास 3, 4, दूसरा है पहला, तीसरा, तीसरे ऑप्शन से है पहला, क्वेश्चन चलिए ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। पहला है जीन बैंक, दूसरा है बॉटेनिकल गार्डन, तीसरा है नेशनल पार्क और चौथा है चिड़ियाघर। तीसरा है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, बाकी यानी कि सिर्फ आपका इसमें राष्ट्रीय पार्क नहीं है, बाकी सारे क्या है? ये बाह्य स्थानीय संरक्षण है। बाह्य स्थानीय का मतलब जो कृत्रिम रूप से बना करके वहाँ पे संरक्षित किया जाए। तो आपका राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं ये क्या है? ये घोषित किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, जहाँ पर ऐसी स्थिति पाई जाती है कि वहाँ के जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को संरक्षण मिलना चाहिए, तो उसी इलाके को ही घोषित कर देते हैं। ये स्वास्थ्य थाने में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? अगर आप जैव विविधता को संरक्षण देना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन में है राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, जंगली जंतु अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये बहुत बड़ा इलाका होता है। अगर आप जैव विविधता को संरक्षित करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने उस दिन आप लोगों से किया था, ये फिर से बताएं, उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ था। निम्न में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थल, प्रखर मीन्स हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। कौन सी वो 3 कारण या मानक है जिसके आधार पर भारत में हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं? पश्चिम आपका जो घाट है और जो आपका इंडो बर्मा क्षेत्र है। तो आपको 3 मानक इसमें से बताने हैं। पहला है जातीय बहुतायतता और दूसरा है वनस्पति घनत्व, यानी कि यहाँ पे जातीय बहुतायतता मतलब कि बहुत प्रकार की जातियाँ हैं। दूसरा है कि घनत्व बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी। तीसरा है अस्थानिकता, यानी कि वो वहीं की है। और चौथा है आशंका का बोध। और पांचवा है वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण एवं व आर्द्र पारिस्थितिकी के प्रति अनुकूलन। 3 ही आपको बताने हैं। फर्स्ट, सेकेंड हो गया। कूट में है पहला, दूसरा, छठा। दूसरे में है दूसरा, चौथा और छठा। 6। चलिए मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग इसको देख के बताएं।
वानस्पतिक महत्व। और आपका पचमा है आशंका बोध। आशंका बोध का मतलब समझ रहे हैं? ये बताओ। आशंका बोध का मतलब कि विलुप्त होने का खतरा, शंका। और चौथा है वनस्पति एवं प्राणी जात का पुरुष एवं आज पारिस्थितिकी के प्रति अनुकूलन। पुरुष एवं आर्द्र पारिस्थितिकी के प्रति अनुकूलन। पूर्ण क्या है लिखिए वो उसको समझ लो। ये होगा नहीं। अब आप बताएं। पाँच नहीं होगा, पाँच होगा। पूर्ण क्या है? चलिए ले लीजिए। टूट में है आपका 1 2 6 है, 1 2 6 है, ये पहला है। दूसरे में है आपका 2 4 6 है, 2 4 6। और तीसरे में है 1 3 5, 1 3 5। और चौथे में है 3 4 5। मैं पहला कितने लोगों का तीसरा है? बॉयज पहला। आप लोग कम समझ रहे हैं क्या? सही है, गर्ल्स लोग बोल रही है, बिल्कुल सही है। इसमें आपका जो ये है जातीय बहुलता बिल्कुल रहेगा। जहाँ पे जैव विविधता है तो वहाँ पे यानी कि जातियों की मैंने बात किया था ना, जैव विविधता के प्रकार में आनुवांशिक भिन्नता, जातीय बहुतायता। तो यहाँ का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा वनस्पति घनत्व से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत सारे वनस्पतियों को लाके कहीं पे लगा दीजिए, मैंने कहा था कि वो नहीं माना जाएगा, है ना? तो घनत्व नहीं है। स्थानिकता की बात हुई थी ना, कि वो स्थानीय प्रजाति होना चाहिए, नहीं कि विदेशी प्रजातियों को लगा दीजिए और कहीं हमारे यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका इंडिया के सारे पौधे ले जाकर के अपने यहाँ लगा देते और कहते कि ये सब हमारे होते हैं। तो विदेशी नहीं, स्थानिकता होनी चाहिए, विदेशी वो होना चाहिए। तो तीसरा हो गया। चौथा मानव जाति वानस्पतिक महत्व। मानव जाति के लिए वनस्पति का महत्व हो तो क्या जैव विविधता या हॉटस्पॉट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद आशंका का बोध, हाँ उस पर खतरा है तभी ना वो हॉटस्पॉट होगा। ये सारी बातें हो चुकी। तो 3 ही बताना था, तो आपका पहला तीसरा मिल ही गया, यही है। बाकी सब ऐसे ही। ये IAS का क्वेश्चन देखेंगे तो कोई दम नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो दम ही दम है। सारे ऑप्शन सही लगेंगे। तो यही है, इसीलिए IAS का जो एग्ज़ाम होता है सबसे अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर आपने टॉपिक को क्लियर कर लिया तो आप बहुत आसानी से इसको करके आएंगे। और अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप जमाने गुजर जाएंगे, पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो समझना बहुत जरूरी है। ये चीज़ मैंने आपको बार बार कहा था, स्थानिकता होनी चाहिए, जातीय आनुवांशिक विविधता होनी चाहिए, आशंका का बोध हो तभी वो हॉटस्पॉट होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? ताप स्थल, ताप स्थल, उष्ण स्थल मतलब कि गर्म स्थल, यानी कि हॉट स्पॉट। समझ रहे हैं? ताप स्थल कौन से हैं? हिमालय व पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, तीसरा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, और चौथा पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। एक ही कोई बताना है। अब पहले में है हिमालय और पूर्वी घाट, ये सही है। दूसरा है पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, तीसरा है पूर्वी
इसमें आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा। यही इतनी है कि उसमें से जो भी ऑप्शन में मिल जाएगा वही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से बाघ के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तो पहला है बांदीपुर, दूसरा है भीतरकनिका, तीसरा है मानस, चौथा है सुंदरबन। कर्नाटक ऊँट में बताना है पहला, दूसरा। ऑप्शन में है बांदीपुर, मानस, सुंदरबन और भीतरकनिका। एक का ऑप्शन नहीं है, एक दो है, भीतरकनिका है, सुंदरबन है। सुंदरबन में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। भीतरकनिका नहीं है। भीतरकनिका किसके लिए? मगरमच्छों के लिए, जो कि उड़ीसा में। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, बाकी सब है। ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता के साथ साथ मानव के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से कौन सा एक है? वनस्पति उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य। हाँ बिल्कुल, ये काफी प्रमुख होता है। नेक्स्ट बताएंगे नोकरेक किस राज्य में है? जैव मंडल, मानस, दिहांग, दिबांग, अगस्त्या मलायू, अगस्त्या मलायू। हाँ सही, ये आपका केरल में। नेक्स्ट है बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सत्य है? ऑप्शन में है कि जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है इसके अंतर्गत जीव जंतुओं व वनस्पतियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है। दूसरा है इस विधि द्वारा एक विशेष क्षेत्र में एक ही प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। तीसरा स्वस्थानीय संरक्षण बाह्यस्थानीय संरक्षण विधि की अपेक्षा सस्ता व आसान है। और चौथा इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और आरक्षित जैव मंडल क्षेत्र आते हैं। कौन सा गलत है? दूसरा एलिमिनेट करेंगे, जो बचेगा वो सारे आगे सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आप भी काफी हद तक आपको